योगी की ललकार, ममता पर प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस खबर पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें इस वक्त, क्योंकि पहली हेडलाइन भी वही थी। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि लंबे वक्त से इस केस को लेकर बहस चल रही थी। ये दबाव बार बार भारतीय जनता पार्टी बनाती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त है, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से फौरन दलील आती थी कि अगर ऐसा ही है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। अब आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें नामजद किया गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, पूरी खबर बताएं, क्योंकि ये दबाव लंबे वक्त से पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो एक केस चल रहा था, एक बहस चल रही थी कि अगर है ये आरोप आप लगाते हैं तो फिर चार्जशीट लाइए ना। अब ईडी चार्जशीट लेकर आई है और दोनों नामजद हैं। जी बिल्कुल। देखिए अंजना, जो ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और अब से कुछ देर पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल कर दी है नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है, सुमन दुबे का नाम है। जाहिर सी बात है, इस मामले में ईडी ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उसके बाद राहुल गांधी को इस मामले में सम्मन भी किया गया था। सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस मामले की जांच करते हुए 64 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वो ईडी पहले ही सीज कर चुकी है। अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक चार्जशीट में राहुल गांधी का नाम, सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। अब चार्जशीट में और क्या कुछ खुलासा हुआ है ये कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन अभी की ये खबर है, जैसा आपने बताया अभी, कि लगातार ये मांग की जा रही थी, इस पर राजनीति भी हो रही थी। तो अब ईडी ने लंबी तहकीकात के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल राउज एवेन्यू कोर्ट में कर दी है। अंजना, क्या कुछ जानकारियां देने की स्थिति में आप हैं, क्योंकि हम दिखा भी रहे हैं तस्वीर, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कौन से गंभीर आरोप हैं जो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं? सीधा सीधा हमारे एक बार जो राजनीतिक मेहमान है उनको भी दिखा दीजिए। एक सेकंड हो जाए अरविंद, एक सेकंड जल्दी से एक बार दिखा दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राज्यसभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वयं प्रकाश पुरोहित लीडर टीएमसी के, नीरज कुमार प्रवक्ता जेडीयू के आज हमारे साथ इस विषय में जुड़े हैं। मुर्शिदाबाद वाली हिंसा पर आज बहस होनी है, लेकिन उस पर भी हम रुक करेंगे क्योंकि योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल एक बड़ी बहस देश में चल गई है। लेकिन उससे पहले चूंकि ये बड़ी खबर है आज की, अरविंद, क्या कुछ कहा गया है चार्जशीट में? आरोप क्या क्या उसमें डाले गए हैं और क्या दावे किए गए? देखिए, जो आरोप है वो आरोप है कि ईडी ने आरोप ये लगाया था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड की संपत्तियों का अवैध तरीके से कब्जा किया। उसके बाद जो चार्जशीट है, चार्जशीट में हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि सोनिया और राहुल गांधी ने YIL के माध्यम से AJL की संपत्तियों पर कब्जा किया। तो सीधे सीधे इस मामले में संपत्तियों पर जो कब्जा किया उसका आरोप है। और जो चार्जशीट है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चार्जशीट में सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी इस मामले चार्जशीट में नाम है। अब चार्जशीट की पूरी जब चार्जशीट हमारे हाथ लगेगी उसमें पूरी डिटेल जानकारी आएगी, लेकिन ये जाहिर है और इस मामले में ईडी लगातार कार्रवाई करती रही है जब से केस दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का। उसके बाद आपको याद होगा कि बाकायदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सम्मन भी भेजा गया था और इस मामले में 64 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वो जब्त कर चुकी है ईडी। और उसी मामले में आज अदालत में ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जो बड़े नाम है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके नाम चार्जशीट में शामिल है। अंजना, धन्यवाद आपका। जैसे ही कोई बड़ी जानकारी और आती है इससे जुड़े हुए, आप फौरन रुक कीजिएगा। आपको बता दें कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस में है, प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट जिसको धारा 44 और 45 के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जिसमें लगाया गया है, PMLA 2002 लगाया गया है, कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो सीधा सीधा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है चार्जशीट के तहत। और वहीं पे जो धारा 3 है, जो सेक्शन 3 है, उसका हवाला देते हुए सेक्शन 70 उसके साथ जोड़ते हुए और फिर सेक्शन 4 PMLA 2002 के कानून का लगाया गया है। सुधांशु जी भी जुड़ गए हैं क्या? तमाम मेहमानों को एक बार दिखा दीजिए, जल्दी से एक एक रिएक्शन इस पर ले लेंगे। अभय दुबे जी,
मामला काफी आगे बढ़ गया है। नेशनल हेराल्ड केस में आप लोग हमेशा कहते थे कि अरे चार्जशीट क्यों नहीं दायर करते हैं, सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बार बार छींटे उछाले जाते हैं, लेकिन अब तो ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में इस अखबार को हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर निकाला था। अब अंग्रेज़ों का अनुसरण करने वाली उनकी अनुयायी सरकार फिर से आज़ादी के उन दीवानों को सत्ता की भूख मिटाने के लिए तकलीफ देना चाहती है। तो 2016 का वो विशाल शेखर जी का जो कोर्ट के जज साहब है, उनका वक्तव्य सुन लीजिए कि तारीख पर तारीख लेते हो, एविडेंस नहीं है आपके पास। इंडिया टुडे की 2015 की खबर पढ़ लीजिए कि कैसे क्लोजर फाइल कर दिया था ईडी ने, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये यंग इंडिया बनी है। उसमें फायदा लेना तो दूर, डायरेक्टर उसकी सैलरी तक नहीं ले सकते हैं। मतलब हमने तो और ताला लगा दिया। ईमानदारी से इसका इतना बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। लेकिन प्रतिशोध की आग में जल रही मोदी सरकार, क्योंकि राहुल गांधी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब ये जो साइप्रस से, यूएई से जो स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है आपके दोस्त की कंपनी का, उसका हाल बताइए। तो ये हम पर मुकदमे दर्ज करते हैं। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है, हम सच्चाई के साथ दृढ़ता से अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े। ये मेरे हाथ में अब कॉपी भी आ गई है। ये जो चार्जशीट है, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है, उसकी कॉपी भी आ गई है। सवाल ये नहीं है कि डायरेक्टर के रूप में कौन सैलरी ले रहा था, नहीं ले रहा था। सीधे सीधे पीएमएलए जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, वो लगाया गया है। ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किलें होंगी इसको लेकर? जो पूरा ये अगर आप देखेंगे जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें, और सबसे पहले तो केस ही बता दें अपने दर्शकों को, क्योंकि ईडी वर्सेस सोनिया गांधी एंड अदर्स, ये पूरा जो केस है उसको लेकर ये 3 पन्ने का जो पूरा मामला है वो सामने आया है और राउज एवेन्यू कोर्ट में ये डाला गया है। देखिए सवाल ये है, जिसकी हम पूरी कॉपी भी अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट है जिसमें सेक्शन 44-45 के तहत ये पूरी कंप्लेंट डाली गई है। कंप्लेंट को चेक करके रजिस्टर किया जाए, और जो सिग्नेटरी है इसमें वो भी आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर विशाल गोगने हैं जो कि स्पेशल जज है पीसी एक्ट के, सीबीआई के, और वहीं पर ये राउज एवेन्यू कोर्ट से ये जारी किया गया है। अब देखिए इसमें आपकी शीर्षस्थ नेताओं को, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों को नामजद किया गया है। ये मुश्किल में घिरे हैं कि नहीं आप लोग? एक छोटा सा कमेंट और सर फिर जाएंगे आने मेहमानों के पास। और बीजेपी से कोई अगर जुड़ जाए तो बताइए। नहीं, अंजना सुधांशु जी जुड़ गए, ठीक, दिखा दीजिए। अंजना जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इतने साल क्यों लग गए? 15-18 साल क्यों लग गए चार्जशीट फाइल करने में? वो जो जज साहब है वो पूछते रहे, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी पूछते रहे कि 10-10, 12-12 डेट्स में एविडेंस, वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए 2 फरवरी 2016 से केस लगा था। आप सोचिए तो सही। और आपके इंडिया टुडे ने स्टोरी की 2015 में कि ईडी ने क्लोजर कर दिया, उन डायरेक्टर का ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। देखिए ये हम लोगों ने आजादी के पहले इस अखबार के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी थी। अब उसी को आधार बनाकर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी जी जैसे ईमानदार नेता, उन पर ये आरोप लगाना। सुधांशु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 8 जो है, जैसे राहुल गांधी ये बिल्कुल, ये एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ, अपने दर्शकों को पूरी जानकारी भी दे दें। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है, और जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें प्रपोज्ड अक्यूज नंबर 1 and 2 are sitting MPs from राज्य सभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों का नाम है। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे विच हंटिंग है ये सरकारी एजेंसियों के जरिए कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं का। देखिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यह बता दूं कि यह केस कब स्टार्ट हुआ था। हमारे प्रतिपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को याद होगा, यदि नहीं याद हो तो बता दूं, अक्टूबर 2013 में यह केस रजिस्टर किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद। अक्टूबर 2013 में हमारी सरकार नहीं थी और यह सरकार के द्वारा शुरू किया हुआ केस नहीं है। इसके लिए पीआईएल लगा के सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर यह केस रजिस्टर किया गया अक्टूबर 2013 यूपीए सरकार में। तो पहला यह आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए कि साहब ये विच हंटिंग है वगैरह वगैरह। अभी देखिए जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, एक तरफ कह रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लग गया, एक तरफ कह रहे हैं विच हंटिंग। दूसरा, यह भारत के इतिहास का एक अद्भुत केस है, बड़ा अद्भुत केस है कि 90 करोड़ की देनदारी है
एक किसी संस्थान के ऊपर जिसके पास 2.5 से 3 हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, मगर वो 2.5 से 3 हजार करोड़ के एसेट्स रखने वाली कंपनी 90 करोड़ की देनदारी के लिए बिक जाती है। अद्भुत तर्क है। और मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, स्थापित था। ठीक है। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में तमाम मंत्रालयों से करोड़ों रुपए मिले राजीव गांधी फाउंडेशन को, 100-150 करोड़ रुपए। इनके 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड और हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। तीनों को अगर 1-1 करोड़ रुपए का भी महीने में विज्ञापन देते तो साल में 36, भाई साहब 10 साल में तो पता नहीं कितना हो जाता। इन्होंने विज्ञापन देख करके उनको बिकने से बचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हड़पने का प्रयास किया। यानी सारी की सारी संपत्तियां जो थी नेशनल हेराल्ड समूह की, लखनऊ की, भोपाल की, दिल्ली की, वो इनके हाथ में आ जाए। ऑन द लाइटर नोट अंजना जी, मैं कहूंगा अभी वक्फ का मामला चला तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई ना कि वक्फ अल औलाद लॉजिकल था या नहीं। इनकी तो मानसिकता वही है। इन्होंने नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी अल औलाद कर ली कि सब मेरे ही परिवार के पास रहेगी घूम फिरकर। इसलिए यह प्रश्न उठा है। अन्यथा कोई तर्कसंगत व्यक्ति बता दे कि 2.5-3 हजार से अधिक करोड़ की प्रॉपर्टी रखने वाली कंपनी 90 करोड़ की देनदारी के लिए बिक जाए या ट्रांसफर कर दे किसी को मालिकाना हक, ये गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं। ठीक है, जल्दी से अभय जी देखिए, अंजना इस जी, पूरे केस की हिस्ट्री में जाइए तो ये सच्चाई है ना। 2012 में सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेंट की थी और 2013 से इसकी जांच शुरू हुई थी। तो ऐसे में विच हंटिंग ये कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार कर रही है, कैसे होगा? यानी वो आपके नेताओं के पीछे पड़े हैं। कंप्लेंट तो पहले थी, ईडी की जांच शुरू हो चुकी थी। अंजना जी, हिस्ट्री में जाना चाहिए। ये इंडिया टुडे की खबर है। इंडिया टुडे की खबर है 2015 की। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी फाइंड्स नो प्रूफ अगेंस्ट सोनिया एंड राहुल गांधी, क्लोज टू द नेशनल। ये वो कह रहे हैं कि ये क्लोजर फाइल किया ईडी ने। ये सोर्सेस से खबर इंडिया टुडे की है और ये 2015 की है, जब इनकी सरकार आ गई थी। मतलब विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन कुछ तो ध्यान रखिए। हम हड़पना चाहते हैं। अरे सेक्शन कंपनी एक्ट 1956 का सेक्शन 25 देश के लोगों पढ़िए। अगर हड़पना चाहते तो वो हम यंग इंडिया में सेक्शन 25 की कंपनी बनाकर उसमें संपत्तियों में ताला नहीं लगा देते। और ये किसकी देनदारी थी 99 करोड़ की? ये उनकी थी जो बरतानिया हुकूमत के खिलाफ पत्रकार लड़ रहे थे, उन अखबार के माध्यम से उनकी सैलरीज थी अंजना जी। और उनकी सैलरी अगर हमने दी कांग्रेस पार्टी के अपने कोष से तो इनको ये परेशानी है। अरे अगर इतना प्रॉफिट हो रहा होता तो साहब हम दे देते ना उसमें से। लेकिन हमने बिल्कुल न्याय किया उन लोगों के साथ जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे, उन पत्रकार साथियों के साथ जो शिद्दत से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, प्रतिशोध की आग में जलिए। आप मुकदमे का परिणाम आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये बात देश के सामने आ जाएगी कि आपने कैसे कांग्रेस पार्टी से प्रतिशोध लिया। नहीं तो इतने साल, 20 साल, अब खुद कह रहे हैं 13, तो कितने वर्ष हो गए? 13 से 24, 20 साल, 22 साल से ज्यादा हो गए। आपने चार्जशीट तक फाइल नहीं की। 13 से 25 साल, इसमें क्लोजर 12 साल होते हैं। 12 साल हो गए सुधांशु जी। जी, दूसरा बात बताओ। देखिए, अभय जी को यह ध्यान रखना चाहिए। अभय जी, आप भी विद्वान हैं। यहां पर राहुल जी और सोनिया गांधी जी आरोपी हैं। अगर केस क्लोज हो गया तो रिस्पोंडेंट के पास उसकी कॉपी आएगी, तो आपको कॉपी दिखानी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप मीडिया रिपोर्ट दिखा रहे हैं और उसमें सोर्सेस के थ्रू कोट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक प्रकार का बहुत हल्केपन का तरीका है कांग्रेस का इस यथार्थ से बचने का। यदि तथाकथित रूप से केस क्लोज हो गया होता तो आपके पास कॉपी होती, द केस इज क्लोज, ये दर्शाता। दूसरा, बिल्कुल सही बात है। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले 67 साल तो आपकी और आपके गोत्र के लोगों की सरकार रही है ना। तो ये नेशनल हेराल्ड बिकने के कगार पे पहुंच कैसे गया, ये तो बताइए साहब। 67 साल में 60 साल आपकी हुकूमत रही, 6 साल अटल जी की सरकार रही। नेशनल हेराल्ड बर्बाद हो गया और राजीव गांधी फाउंडेशन सैकड़ों करोड़ का बन गया। अद्भुत, अद्भुत तर्क है साहब। 2004 से 14 के बीच में सैकड़ों करोड़ की सपोर्ट मिली, राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिला, और बित्ते भर का डोनेशन नेशनल हेराल्ड को नहीं मिला, जो बकौल आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा स्थापित, उनके द्वारा संचालित और स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू के द्वारा स्थापित था।
जो आप लोग यही बताने का प्रयास करते हैं ना, इसी में आप लोगों का चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो जाता है कि लक्ष्य था इसके माध्यम से अपनी ही संपत्तियों को, मतलब देखिए एक और उदाहरण है, सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, पार्टी में भ्रष्टाचार। मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो कमेटी बनाई थी, जो कंपनी एसोसिएशन, उसमें गांधी परिवार बाई नेम क्यों सदस्य था? हमारे यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन है, उसका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पदेन होगा, एक्स ऑफिशियो रखते, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा वो ना 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 ना, उसमें तो गांधी परिवार बाई नेम होगा और है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो नहीं होगा, नेता प्रतिपक्ष एक्स ऑफिशियो नहीं होगा। ये आप लोगों के इंटेंशन या नियत को साफ दिखाता है। एक तो वो कह रहे हैं क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आज रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो पुराना मामला था उसमें आज ईडी ने उनसे भी पूछताछ किया। आज सुबह सनसनी इसी खबर से फैली थी। इधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर चार्जशीट है। अब देखिए, अगर कोर्ट में आज ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो 12 साल हो, 13 साल बाद हो, लेकिन मामला यही है कि नंबर 8 पर सीधे सीधे अक्यूज्ड नंबर 1, अक्यूज्ड नंबर 2, सबसे पहले सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी का नाम डाला गया है और उसके बाद से पीएमएलए के तहत ये पूरा केस अब चलेगा। 25 को सुनवाई है इसी महीने। अभय दुबे जी, 25 महीने पर को सुनवाई है। आपको कोर्ट में ना साबित करना पड़ेगा सर, आपको जिस ईडी की क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसी ईडी ने अब चार्जशीट दाखिल की है ना सर। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, एक बार ये प्रश्न तो पूछना था कि इतने बरस क्यों लग गए आपको? क्योंकि वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने स्टे लेकर रखा था, क्योंकि वो न्यायाधीश महोदय कह रहे थे हर तारीख पर कि एविडेंस तो लाइए साहब, एविडेंस तो लाइए साहब। तो ये चले गए हायर कोर्ट, उन्होंने कहा हमको और कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने, आप स्टे कर दीजिए। बरसों तक इस केस को स्टे करके रखा। ये पीएम केयर फंड जैसा नॉन ट्रांसपेरेंट कंपनी नहीं है सुधांशु त्रिवेदी जी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा 8-8 हजार करोड़ रुपए का स्कैम नहीं है कि पता ही नहीं हो सरकार के अलावा कि किस कंपनी पर छापा मार के कितना चंदा लिया है। ये पाप तो अब सामने आए क्योंकि सर्वोच्च अदालत का फैसला था और हमें न्यायिक व्यवस्था में पूरा भरोसा है। हम बिल्कुल साफ सुथरे, पारदर्शी हैं। राहुल गांधी जी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई भी जीतेंगे और सत्ता को इस मुकदमे में भी मुंह की खानी पड़ेगी, देखेगा। हमें पूरा भरोसा है, बिल्कुल पारदर्शी लोग हैं हम। हमारा सारा, और ये कह रहे थे राजीव गांधी फाउंडेशन, अरे तो साहब सरकार के पास है ना ऑडिटेड बैलेंस शीट, देखिए और बताइए किसको दिया, तो पता लगेगा कि जयराम रमेश की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आ गई। अपने दर्शकों को बता दें, ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस पार्टी का पहला बयान आया है कि ये बदले की राजनीति हो रही है। बदले की राजनीति इसे बताया है कांग्रेस पार्टी ने। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, क्योंकि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं पर यह मुकदमा चलाने की शिकायत दाखिल की गई है। सुनवाई इस पर 25 अप्रैल को होनी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी से बदले की राजनीति बता रही है। देखिए, मैं इसका उत्तर तो अपने पहले ही वक्तव्य दे चुका हूं। जब ये केस ही हमारे सत्ता में आने से पहले प्रारंभ हो गया था, तो जब रेस्पोंडेंट ही नहीं थी भारत सरकार कहीं पर भी, इसलिए आज ये कहने का प्रयास करना अपने आप में सच को छुपाने के अलावा कोई नहीं है। हकीकत तो मुझे लगता है कि बदला तो कांग्रेस के कर्म ले रहे हैं उनसे। आपने भी कहा राजीव गांधी फाउंडेशन, सबको पता है साहब, तो चाइना के एम्बेसी तक से पैसा आया हुआ है राजीव गांधी फाउंडेशन में, और कहां कहां से घुमा फिरा के ऐसी संस्थाओं से भी आया है जिनके जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से कनेक्शन थे, सब कुछ था। मगर ये नवजीवन को, नेशनल हेराल्ड को, कौमी आवाज तो उर्दू का था साहब, उसको तो आप जीवन दान दे सकते थे। 10 साल में पूरी कंपनी को मिला के केवल 100 करोड़ देना था, केवल 100 करोड़ देना था सर। 10-10 करोड़ रुपए सब कुछ, यानी तीनों अखबारों को केवल 3-3 करोड़ रुपए देना था। यानी और आप समझ लीजिए केवल 25-25 लाख के विज्ञापन हर महीने देते, तो ये आपके हिसाब से जिसमें आप बदला लेने की बात कह रहे हैं, वो बेचारा निकल आता उसमें से, कर्जे में से। मगर बड़ी मजा, और आपकी सरकार रही। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के संगठन से, कांग्रेस की सरकार से, और इनके अनुसार नेहरू जी के द्वारा संस्थापित संस्था की लोकप्रियता से। भाई आपके इतने करोड़ों कार्यकर्ता हैं, अगर वही केवल अपने घर में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और ये कौमी आवाज खरीद रहे होते तो बिकने की नौबत आती क्या? पूछिए ना, आती क्या? यह दर्शाता है कि ना ये कहीं छप रहा था,
ना ये कहीं चल रहा था, और जो हो रहा था उसे शायद दबाने का प्रयास किया गया हो। अन्यथा मुझे विश्वास है कि बहुत सारे गांधीवादी, नेहरूवादी ऐसे होंगे जिनके लिए 5 रुपए 7 रुपए का अखबार खरीदना कोई बहुत ऐसा नहीं कि पैसे बहुत लगने वाली बात होगी। मगर कृपया आप यही बता दें कितनी प्रिंटिंग होती थी इसकी, और कितनी प्रिंटिंग करने के लिए सरकार ने मदद दी थी। कुछ तो फैक्ट बता दीजिए, फिर बदले की बात करिए। अभय जी, ये डेटा मेरे पास आ गया है। ईडी की जो अभी तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, 5 दिन में 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। 13 जून 2022 को 10.5 घंटे, 14 जून 2022 को लगभग 11 घंटे, उसके बाद 15 जून को लगभग 8.5 घंटे, 20 जून को 12 घंटे और 21 जून को 11 घंटे। अब उनसे इतनी पूछताछ हुई थी, उसके बाद आप लोग बार बार ललकारते थे कि चार्जशीट कहां है। अब चार्जशीट फाइल की उन्होंने, और इस देश में तमाम केसेस जो है उनकी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। नहीं, लंबी नहीं, सारे स्टोरियां देखी है कि लंबे समय तक इस मुकदमे को रोक कर रखा गया। अगर ये अभी भी चार्जशीट फाइल नहीं करते तो केस समाप्त कर देती कोर्ट। इनकी तो मजबूरियां थी। कोर्ट तो लगातार कह रहा था कि एविडेंस प्रोड्यूस तो करिए साहब आप। मैंने कहा ना, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर था, और मैं अगर मुझे बताया होता इस पर केस है तो मैं प्रमाण देता कि भारतीय जनता पार्टी एक अखबार निकालती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन पैसों से एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, और ये इनकम टैक्स का एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लंबा मुकदमा चला। खैर आज उसका वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लंबे समय से आप अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो रिकॉर्ड पर जज साहब ने कहा है कि सिर्फ केस को डिरेल करने के लिए तारीखों पर तारीख ले रहे हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं, चार्जशीट को लगा देना का अर्थ यह नहीं है कि अपराध सिद्ध हो गया। चार्जशीट को सिर्फ मजबूरी में इन लोगों ने, क्योंकि एविडेंस नहीं है। आप देखिए कोर्ट के इतने 10 बरस का जो मुकदमा है उसमें लगातार कोर्ट ने यह कहा है। मैं कह रहा हूं ना, 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगा है, लेकिन ईडी कोई चार्जशीट प्रोड्यूस नहीं कर पाई थी। इनको यह भय सता रहा था कि ऐसा ना हो 2015 में जैसे खबरें आई थी कि क्लोजर फाइल हो गया, वैसे फिर कोर्ट एक तरफा फैसला ले ले। तो सिर्फ हमारी छवि को खराब करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से ये चार्जशीट फाइल। सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है। वो ये कहते हैं कि जब हेराल्ड का प्रकाशन करने वाले एजेएल को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो हमने सिर्फ ये कोशिश की कि उसको हम बचा लें, ताकि जो कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि अपनी ऐतिहासिक विरासत को हम बचाएं, इसलिए ये कदम किया गया था। सुधांशु जी, मैं दोनों बात बताता हूं। अभय दुबे जी ने कहा कि जज साहब ने कहा कि डिरेल करने के लिए डेट ले रहे हैं। कृपया दिखा दें कहां जज साहब ने बोला है। और अगर जज का काम, जज ये नहीं कहेगा कि डिरेल करने के लिए कर रहे हैं, सीधे जज ये आदेश करेगा कि फला तारीख तक अंतिम समय है, आप चार्जशीट फाइल करिए। इसलिए इस ढंग के बचकाने तर्क देने से बचना चाहिए। और अंजना जी, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी तो सिर्फ 2 प्रश्न है। कांग्रेस की तथाकथित अपार लोकप्रियता रहते हुए जब कांग्रेस की 400 की मेजॉरिटी की सरकार थी, अभय जी याद होगा 42% वोट मिला था, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी खरीद नहीं रहा था अखबार को। तभी तो अखबार इस वित्तीय स्थिति में पहुंचा। फिर आपकी सरकार थी नरसिम्हा राव के समय, फिर भी नहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता खरीद रहा था। अब चलिए वित्तीय स्थिति फिर भी खराब हो गई, कार्यकर्ता नहीं खरीद रहे थे, तो आपकी सरकार तो विज्ञापन देके बचा सकती थी। बहुत मामूली विज्ञापन देने थे। 10 साल में 3 अखबारों को मिला के 100 करोड़ का विज्ञापन देना आपके लिए बाएं हाथ का खेल था भाई। सरकार के सूचना विभाग तो छोड़िए, आप तो किसी उनसे भी करके दिलवा सकते थे, एजेंसी से। उस समय प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी 2G स्कैम फलाना वाला, और वो राडिया टेप में भी आता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते थे कि ये कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है, उसी दुकान से कहते थोड़ा सा कम से कम एडवर्टीजमेंट ही दे दो मेरे उसको, ये तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। ये साफ दर्शाता है कि आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की जो भावना से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रशांत भूषण जी ने भी यह कहा था, याद करिए, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी के पिताजी, कि उनके पास भी एसोसिएटेड जर्नल के शेयर्स थे आजादी से पहले के जमाने के, जो उन्होंने केस में लगाए भी थे कि ये सारे शेयर होल्डर्स कहां हैं, इनको क्या मिला, बगैर इनसे पूछे हुए कैसे ट्रांसफर हो गया। दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, शांति भूषण जी कोर्ट गए थे कि जो शेयर होल्डर्स थे और जो आजादी के पहले के जमाने में, नेहरू के जमाने तक के शेयर होल्डर्स थे, उनकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफर कैसे हुआ। बहुत लूप होल हैं, इसीलिए दर्शाते हैं केवल सत्ता पे कब्जा करने के लिए। और आपने कहा भारतीय जनता पार्टी अखबार निकालती थी अटल जी के जमाने में, हमारी सिर्फ एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम कमल ज्योति था।
कोई अखबार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं निकलता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज यह दिख गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करने के मामले में सिर्फ सरकार ही नहीं, राज्य सरकार ही नहीं, अपनी पार्टी ही नहीं, अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की विरासत को भी भ्रष्टाचार के लिए बाकी नहीं छोड़ती थी। यह आज साबित हो गया। चलिए ठीक है, एक बार अपने दर्शकों को बता दें किस तरह से पूरी जो कंप्लेंट है उसमें सोनिया गांधी का नाम डाला गया है, राहुल गांधी का नाम डाला गया है। आ रही हूँ, बाकी तीन मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दरअसल चर्चा मुर्शिदाबाद पे होनी थी। आप तीनों प्लीज 5 मिनट और रुके, उसके बाद से उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो तीन बड़े प्लेयर्स हैं, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरोप क्या है? 90 करोड़ का लोन एजेएल को, है ना, एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया को लिमिटेड को आप 90 करोड़ के लोन देते हैं। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो है, द कंपनी दैट पब्लिश द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, ओन्ड वास्ट रियल एस्टेट, जिसका बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है, रियल एस्टेट है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को लेकर ये पूरा बखेड़ा है ना, जिसको लेकर आपको अभय दुबे जी जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को अगर आप देखिए, तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी कंपनी के डायरेक्टर थे। 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर थे। बाकी जो 24% शेयर्स हैं वो मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे, कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा के पास थे। सुमन दुबे को भी नामजद किया गया है इस पूरे केस में। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है और उसके बाद से 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी का ये आरोप लगता है। तो ये जो एजेएल को लेकर, माफ कीजिए, यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर जो ये तमाम आरोप है, जिसमें ये सब नाम है, इसका कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो आज सेक्शन 25 कंपनी एक्ट 1956 बता दीजिए क्या है। यही लॉजिकल कंक्लूजन है कि सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट, एक पैसा कोई नहीं निकाल सकता, एक संपत्ति का एक इंच भी कोई खरीद बेच नहीं सकता। हमने तो प्रोटेक्ट किया ताकि हमारी जो विरासत है आजादी के आंदोलन की वो बची रहे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं मुकदमे में ये एविडेंस प्रोड्यूस कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा सुधांशु जी ने कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस था, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक के बाद एक वो तारीख पर तारीख लेते थे। वो कहते थे कि कभी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, कभी कहते थे मेरा अधिवेशन है। तो जज साहब ने कहा रिकॉर्ड पर कि ये टाइम बाय मत कीजिए सुधांशु जी, पढ़िए, कम से कम आप समाचार पत्रों की खबरें पढ़ लीजिए, इंडिया टुडे की खबरें पढ़ लीजिए, उसने भी प्रकाशित किया है कि आप टाइम बाय मत कीजिए, आप एविडेंस दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एविडेंस के लिए हायर कोर्ट जाता हूं। हायर कोर्ट में स्टे लेकर रखा था साहब, क्योंकि प्रमाण नहीं थे उनके पास। मैं फिर कहता हूं, कोई प्रमाण नहीं है। और वक्त अभी शो के रहते मैं कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स बनाम भारतीय जनता पार्टी का जो मुकदमा था उसका भी मैं खुलासा करूं कि कैसे ये अखबार निकालते थे और एक कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के चंदे से एक प्राइवेट कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, जो इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया था। तो हमने कोई प्रतिशोध की कार्रवाई उस वक्त नहीं की। चाहते तो हम भी, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सीधा वायोलेशन था, तो क्यों नहीं क्योंकि किया? वो आप छूट लेते उस चंदे के पैसे की, उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं। हम देखिए अंजना जी, ये प्रतिशोध लेना कांग्रेस प्रतिशोध क्या होता है सर? या तो करप्शन हुआ है या करप्शन नहीं हुआ है। प्रतिशोध क्या होता है? कोई प्रतिशोध के हवाले थोड़ी कर देता है देश के हितों को। तो हमने कौन सा नहीं, तो आप मुझे बताइए ना कि आप जब एक बार ईडी इस केस में क्लोजर फाइल कर चुका है, जब ये एविडेंस बता दीजिए क्या एविडेंस प्रोड्यूस किए इन्होंने। ठीक है, तो आज ईडी ने चार्जशीट क्यों दाखिल के लिए हमने टाइम मांगा था, चार्जशीट में नामजद करके ईडी ने क्यों किया आज? फिर चार्जशीट दाखिल करने का अर्थ प्रमाण को सिद्ध कर देना नहीं होता है। चार्जशीट सरकार के दबाव में दाखिल की, क्लोजर रिपोर्ट के बाद सर मेरा सवाल तो समझिए दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि आप बार शुरू से आप एक ही दलील दे रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट ईडी फाइल कर चुका है, ठीक है, वही ईडी अब चार्जशीट क्यों दाखिल कर रहा है, ये समझाइए ना। तो ये अगर कर रहा है तो फिर उनका पुराना स्टैंड क्लोजर रिपोर्ट वाला तो स्टैंड कैंसल्ड ना। ये तो आप इंडिया टुडे की खबर पढ़िए ना, 2015 की। सरकार दबाव बनाया, वो जो डायरेक्टर थे उनको ट्रांसफर कर दिया। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से लिखा गया है। ठीक है, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर एक सवाल ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, नीरज कुमार जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, अब देखिए भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसा सबकी सरकारों में रहा है। आप ही लोग कहते थे कि हाथ अमेटने के लिए यूपीए की सरकार भी ऐसा करती है अपने साथियों के साथ, केस में फंसाना, केस में छुड़ाना, ये सब कुछ होता है।
राजनीति के हिसाब से। अब ये आरोप लेकिन कब तक चलेगा? अगर कुछ नहीं होगा चार्जशीट में, 25 अप्रैल को सुनवाई होगी, मामला क्वॉश हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो सुधांशु जी ने बोल दी। सुधांशु जी ने बातों बातों में कह दिया, अरे क्या था, 25 लाख रुपए के हिसाब से ऐड दे देते, पेपर बच जाता। मतलब यही सब हो रहा है सरकार में। ये किसी चीज को बचाने के लिए किस तरह से तरीके अपनाते हैं, सुधांशु जी खुद ही कह रहे हैं। अरे 25-50 लाख किसी से कंपनी से दिला देते, 2G 3G हो रहा था उसी कंपनी से दिला देते, ऐड वेड दिला देते तो भी बच जाता। अरे भ्रष्टाचार कराने का तरीका बता रहे हो टीवी चैनल पे, इसके मतलब आप यही तरीका अपना रहे हो। वाह, धन्य हो प्रभु आपको। ये ऐसी सरकार चला रहे हैं क्या आप? ऐसे पत्रकारों को ऑबलाइज कर रहे हैं या पेपरों को ऑबलाइज कर रहे हैं इस तरह से कि एड वेड दे दो, उसके बाद से पेपर चलता रहेगा? ये दलील ठीक नहीं है। इससे आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप किस तरह का व्यवहार चला रहे हैं, किस तरह की प्रक्रिया चला रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, औरों के ख्यालात की लेते हो बहुत तलाशी, औरों को ख्यालात की लेते हैं बहुत तलाशी, अपने गिरेबान में झांक के तो देखो। झांकिए आप तो सुधांशु जी, भ्रष्टाचार कराने झांकिए। का तरीका बता रहे हो। जल्दी से, फिर मैं आ रही हूँ नीरज जी। झांकिए अपने गिरेबान में। मुझे लगता है भदौरिया जी को शायद भदौरिया जी को जानकारी है नहीं है मैं क्या बोल रहा था, उस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। अच्छा। शायद इनको पता नहीं है अपना प्री वाला टेप रिकॉर्ड। भाई साहब, एक कारपोरेट लॉबिस्ट से बात होती थी पत्रकारों की, सुनो मेरे भाई कान खोल के। एक कारपोरेट लॉबिस्ट थी जो बात करती थी कि अमुक विभाग अमुक मंत्री को मिलना चाहिए, नहीं तो कहते थे नहीं ये वाला डिपार्टमेंट इसको दे दिया जाए, ये वाला विभाग इसको दे दिया जाए। यानी वो पैसे दिए जा रहे थे, ये किसको दिए जा रहे थे? कांग्रेस पार्टी को दिए जा रहे थे। गजब है साहब, कांग्रेस पार्टी ने, आपको तो पता नहीं है, अरे सद्दाम हुसैन से बोलकर रिपोर्ट में पैसे ले लिए थे, तेल के बदले कूपन। मतलब कहां कहां से हो। मैंने कहा ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आप विज्ञापन नहीं दिलवा सकते। चलो छोड़ो, अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं भाई सब लोग खरीदना शुरू करो। जैसे हम लोगों ने कहा ना कि घर घर हर घर तिरंगा, आप कहते हैं घर घर नेशनल हेराल्ड खरीदो, उठ जाता अखबार, क्यों नहीं उठा पाए? इसका मतलब या तो नियत फर्जी थी, या कार्यकर्ता फर्जी थे, या हकीकत उसकी थी। बताइए मुझे। इसीलिए मैंने कहा शायद आपको राडिया टेप और वो सब चीजें नहीं ध्यान होंगी, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था। इसीलिए भाई साहब, जब डिबेट में बैठिए तो पूरा ध्यान रखना चाहिए, डिबेट के अंदर बाहर की तरफ नहीं। सुधांशु जी सुन लीजिए। सुधांशु जी देखिए, सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी नियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उसका एक ही धर्म तो है, विपक्ष को टारगेट करना। अगर विपक्ष कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, आपका एक ही काम है कि विपक्ष को टारगेट करना, विपक्ष को बोलने देना, विपक्ष को डराना। यही तो कर रहे हैं आप। क्या आपने नहीं किया? इतने दिन से क्या करते आ रहे आप? संविधान का अपमान अगर किसी ने किया तो आपने किया ना। विपक्ष की राय नहीं मानना, विपक्ष की बात नहीं सुनना, विपक्ष को दबाना, यही तो संविधान का अपमान है जो आप करते चले आ रहे हो। क्या आपने नहीं किया तो बता दीजिए। क्या पार्लियामेंट से आपने 140 सांसदों को निलंबित नहीं किया, बिल पास नहीं किया तो बता दीजिए। आप तो हमेशा यही करते चले आ रहे हैं। आप लगातार हमने देखा 2 दिन से पश्चिम बंगाल की घटना की बात हो रही है। बिल्कुल मैं निंदा करता हूं, वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में जिस तरह तलवारें लहराई गई, जिस तरह से दलित एक सांसदों को डराया गया, इसके मतलब क्या था? वो वहां एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है गोली मार देंगे, तो क्या आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे? आप पश्चिम बंगाल की आवाज उठाओगे, लेकिन यहाँ पे अगर आगरा में कोई घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही तो उस पर आवाज नहीं बोलोगे। ये आपकी दोहरी नीति है, ये आपका कानून व्यवस्था होती है, ये आपकी मानसिकता है कि पश्चिम बंगाल में बोलोगे, उत्तर प्रदेश में नहीं बोलोगे। कैसी राजनीति पैदा करना चाहते हो? हिंदू से लड़ा रहे हो, पूरे समाज के अंदर आपने लड़ाने का ठेका ले रखा है क्या? कौन से बोलो जो तलवार सेना है? कौन सी सेना? अन्य 3 मेहमान, 2 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। आवाज फौज को हम जानते हैं एक ही सेना है। ये नई सेना अगर सब जातियों की पैदा हो जाएगी तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा? अंजना जी, एक विषय देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी, मैं देखिए इनकी बातों का एक लाइन में जवाब देता। अंजना जी, आजकल आपका एक 9 बजे शो आता है जिसमें आपका एक एआई वो बन के आता है, अंजना 2। मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी के लिए तो हर डिबेट में एक एआई इनका प्रोटोटाइप काफी है, और एआई की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल इंटेलिजेंस से चल जाएगा, कॉमन इंटेलिजेंस है। ये तो हर डिबेट में एक चीज का टॉपिक बोलेंगे, विषय कुछ भी हो। इनके लिए तो चैट जीपीटी की भी जरूरत नहीं है।
आप देख लीजिए क्या विषय है, और वो लेके मैं दर्शकों से कहता हूं डिजिटल जमाना है, आप कीवर्ड्स डालिए, टॉपिक कुछ भी होगा, भदौरिया जी के शब्द भी वही होंगे, तेवर भी वही होगा, हाथ का एक्शन भी वही होगा। क्योंकि आप टॉपिक में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो अब आपकी इन बातों का मैंने पहले ही जवाब दिया। 2012 का केस, अक्टूबर 2013 में चार्जशीट हो गया, फिर आप हाथ में चार बोलने लगे विपक्ष के पीछे, विपक्ष के पीछे। भाई ये क्यों नहीं ध्यान देते डिबेट में रहते हुए? अब इतनी देर में तो मोबाइल से भी सर्च कर लेना चाहिए था केस नीरज जी और इससे सत्यप्रकाश जा रही हूँ इसके बाद, क्योंकि टॉपिक देखिए बड़ी खबर आ गई और ये खबर बहुत मायने रखती है। नीरज जी, ये आरोप जो लग रहा है कि सरकार, मतलब ये कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला औपचारिक बयान जयराम रमेश का यही आया है कि राजनीतिक द्वेष से ये हो रहा है, बदला ले रही है, दम है इसमें क्यों? आप तो साथी हैं, बताइए। अगर अब देखिए, अब नेशनल हेराल्ड के मामले में लगातार मैं बहस सुन रहा था, अगर विद्वेष से हुआ है तो कांग्रेस पार्टी तो कटघरे में आ जाएगी। लालू जी पर जब चार्जशीट हुआ तो किसकी सरकार थी? जेल जा रहे थे तो किसकी सरकार थी? लालू जी तो यही कहते थे ना कि हमको फंसा दिया गया अंजना जी। और आप ही जानिए कि सामाजिक न्याय कैसे नेता ही लोग हैं कि पटना में ज्यादा नहीं, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर लालू जी की जमीन है। लालू जी को कोई दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को जमीन इतना रॉबर्ट साहब वाड्रा की देख रहे हैं, देखिए पूछताछ के लिए वो भी आज पहुंचे। अपने केस पर तो खुलकर आज बोल रहे थे सुबह में, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी में चार्जशीट में नामजद किया गया है, तब इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 6.5 घंटे के आसपास की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा बाहर निकले हैं। ये नेशनल हेराल्ड केस में आप देख रहे हैं जो चार्जशीट दाखिल की गई है एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी। नीरज जी, आपको मैंने बीच में टोक दिया था, खबर आई, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए सर। बोलिए नीरज जी। नहीं, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का मामला अगर है, पूरे जांच एजेंसी है, आरोप लगा रहे दुरुपयोग का, तो आपको तो स्मरण है ना कि लालू जी पर जब मुकदमा दायर हुआ था तो किसकी सरकार थी? आप तो सहयोगी थे, तो आपने फंसा दिया लालू जी को। ये तो मानना पड़ेगा, लालू जी को आपने फंसा दिया। अगर प्रतिशोध में यह हो रहा तब आपके कथनानुसार। अब नेशनल हेराल्ड अखबार है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का वह एक सम्मान था। सुधांशु जी ने अभी विस्तार से बताया कि अगर आप सहयोग कर देते तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होता, लेकिन राजनीति के कटघरे में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध। अरे भाई, अपना चेहरा भी देख लीजिए ना कि जब लालू जी पर अंजना जी, अब बताइए ना, लालू जी पर कब हुआ मुकदमा दर्ज? केंद्र में सरकार थी कि नहीं आपकी? गुजराल जी की सरकार उस समय थी कि नहीं जब चार्जशीट हुआ था? तो क्या था वो? तो लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। है आपको संपत्ति लखनऊ में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, लालू जी को पटना में खाली 468 करोड़ का संपत्ति है। आप तो नीरज जी खाली बिहार के से बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी भले आज अनुराग जी माने या ना माने, अभय दुबे जी, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस बड़ा दिलचस्प, कभी मुलायम सिंह जी पर, कभी मायावती जी पर, तो अचानक से केस गायब। कैसे हाथ मरोड़ने के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस का इस्तेमाल होता था, भूल गए क्या? हो सकता है नई पीढ़ी नहीं जानती हो, पढ़ेगी तो जानेगी, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस ऐसे ही इस्तेमाल होता था। नहीं, और फिर वो कह रहे हैं कि लालू जी पर तो केस आप ही के टाइम पे हुआ। ये भी पढ़ना चाहिए, नई पीढ़ी को यह भी पढ़ना चाहिए कि 95-96 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता का चंदे का पैसा था ना, एक पैसा, एक केनस्टार नाम की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया साहब। इनकम टैक्स का नोटिस आया, इनको इनकम टैक्स का नोटिस आया कि कोई आप ये जो चंदा है इसमें एग्जम्पशन मिलता है आपको इनकम टैक्स से, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तब इन्होंने तर्क दिया कि एक अखबार निकालते हैं, उस अखबार में हमको घाटा आता होता है, उसको बिजनेस लॉस मान लीजिए साहब।
और मुकदमा का क्या हुआ, डिप्टी कमिश्नर अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, वो केस पढ़िएगा 11 जनवरी 2002 भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और मामला रफा दफा। 10 साल हमारी सरकार थी लेकिन हमने प्रतिशोध नहीं लिया, सुधांशु त्रिवेदी जी और जेडीयू वाले साहब 84 सेकंड में प्रधानमंत्री जी ने 33 घोटाले नीतीश बाबू के खिलाफ गिनाए थे। क्या कहेंगे फिर आप उनको? भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ सत्ता की साझेदारी करती है उसको सब माफ है, एक के बाद एक, राज्य दर राज्य में वापिस लिस्ट नहीं गिनाऊंगा, और जो खिलाफ खड़े होते हैं उनसे प्रतिशोध लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप उस स्पेशल जज का कोर्ट की देख लीजिए, आप सारे समाचार पत्रों में वो एक लगातार कह रहा है बरसों से कि साहब तारीख पर तारीख मत लीजिए, एविडेंस दीजिए। नीरज जी जल्दी से 2 लाइन का कमेंट उसके बाद आ रही हूं सुधांशु जी। एक बार जरा पूरा टाइमलाइन अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए 2012 में जो ग्राफिक्स बने जल्दी से दिखा दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी एक शिकायत करते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साजिश के तहत नेशनल हेरल्ड अखबार, ये आपने सुना होगा, नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी, नेशनल हेरल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी जो थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। अब ये कंपनी बहुत बड़ी थी, बहुत रियल एस्टेट सेक्टर में भी पैसा इसका लगा हुआ था। ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है, आरोप ये लगा कि नेशनल हेरल्ड को चलाने वाली इस कंपनी एजीएल की संपत्तियों को यंग इंडियन कंपनी के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने कब्जे में कर लिया। ये आरोप, ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी लगाते हैं। 2014 में आएंगे, कोर्ट ने संज्ञान लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और ट्रस्ट के उल्लंघन की धाराओं में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ समन जारी किया। फिर 15 से लेकर 22 तक ईडी ने जांच शुरू की। अब प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन जो है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की, कई दस्तावेजों और संपत्तियों की छानबीन की गई। 2022 सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ होती है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक लंबी पूछताछ के लिए तलब किया। हमने आपको बताया कि कितने घंटे राहुल गांधी से पूछताछ किए थे। 2025 ईडी ने दाखिल की पीएमएलए चार्जशीट, जिसके बाद अब आप 15 अप्रैल 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने जो ये पीएमएलए के तहत ये नई अभियोजन शिकायत दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नामजद हैं और इस पर अब 24 को सुनवाई होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग दे एक प्रतिक्रिया जल्दी से, मुझे पता है मुर्शिदाबाद पे बहस होनी थी, इसीलिए आपको हम लोगों ने आज न्योता दिया था इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इस पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया स्वयं प्रकाश जी आपकी ले लेते हैं। ये बड़ी खबर आ गई तो हमें बहस बदलनी पड़ी। जी देखिए, सर्वप्रथम तो जी अंजना जी, कोई बात नहीं है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बांग्ला नववर्ष की, शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो भी हुआ है, मुर्शिदाबाद में, आप बीएसएफ की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है कि बांग्लादेश का भी इसके अंदर में रोल है। और इसके अलावा हमारी जो पुलिस है उन्होंने 221 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 जो मुख्य आरोपी है जिन्होंने मर्डर इनका किया। वक्त दरअसल बहुत कम है सर, लेकिन इतना ही कहूंगी कि आज भी अपने ही घर में, अपने ही गांव से दूर रहकर, अपने ही लैंड पर, जिसको आप कहते हैं ना, अपने ही बंगाल में लोग रेफ्यूजी बन के रहने को मजबूर हैं। अभी भी उस स्कूल में लोग रह रहे हैं, वहीं पर उनको टेबल पर खाना मिल रहा है, अपने परिवार से दूर वो रह रहे हैं। तो ये सब जो त्रासदी है ना, ये होनी नहीं चाहिए थी। जल्दी से एक बात सुधांशु जी को दिखा दीजिए। सुधांशु जी 2 लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि अभय जी ने जो कहा था उस पर 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। वो हमारे साथ अब जुड़े नहीं है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।